Hello everyone. So in this lecture, we will be covering up the concept of economics, two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Right? So let us start with them. So basically, first let us understand what do we mean by the definition economics. So basically, economics is a social science. ठीक है? So first thing is कि ये एक social science है which studies the way society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among various groups of people, right? So basically when we are talking about economics, तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो एक सोशल साइंस है, ठीक है। और इस सोशल साइंस के अंडर इकोनॉमिक्स के अंडर क्या होता है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि सोसाइटी इन लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस करने में कैसे यूज करती है उसको स्टडी करता है, एज वेल एज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है? तो फर्स्ट थिंग इज दैट हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, दिस वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, राइट। दूसरी चीज हमें जो यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक फार्मिंग लैंड का, उस फार्मिंग लैंड पे आई विल हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मैं वहां पे वीट भी ग्रो कर सकती हूँ, मैं वहां पे ज्वार भी ग्रो कर सकती हूँ, मैं वहां पे राइस भी ग्रो कर सकती हूँ, राइट। सो दीज लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस एंड इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके मैं कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करूं। मतलब मैं उस लिमिटेड लैंड को यूज करके वेदर आई शुड प्रोड्यूस राइस और ज्वार और व्हीट, राइट। एंड उसके बाद how do how will I distribute these goods and services among different groups of people। मतलब मैंने जो भी wheat ज्वार या राइस जो भी प्रोड्यूस किया उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, वेदर आई शुड गिव देम टू द रिच, पुअर को दूं, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करूं, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करूं। सो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस in presence of scarcity, right? So basically हमें इन scarce resources को we have to choose कि हमारे पास जो ये scarce resources हैं, जो limited resources हैं, how to use these limited resources in production of different goods and services. But now let us understand the concept of positive economics and normative economics. So when we are talking with basically positive economics, it basically deals with things as they are, ठीक है। सो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स as they are। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये हमें बताती है जो भी फैक्ट्स हों, बेसिकली जो चीजें असल में हैं सिर्फ उन्हीं को ये बताती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो एक फैक्ट है वो तो, राइट, दैट इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, देयर इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये तो जैसे चीजें हैं रियलिटी में जो भी चीज है उसी को बताती है। ऑल्सो डिफाइन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज economics that deals with what are economic problems and how are they solved। तो हमें ये वही सेम चीज एक दूसरे तरीके में लिखी गई है कि हमें ये बताते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। जैसे कि वही इकोनॉमी में हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेते पॉवर्टी है,
तो पॉवर्टी के कौन से मेजर्स लेने चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए. सो दैट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बेसिकली जो हमारे पास रियलिटी है उसी को एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. यू कैन राइट एन एग्जाम्पल हेयर that India is a overpopulated country. That can be an example. Is an overpopulated country. ठीक है. Then now let us talk about normative economics. So normative economics deals with what ought to be. ठीक है. Basically when we are talking about normative economics, we are actually talking about some suggestions. ये हमें एक तरह से suggestions देता है कि क्या होना चाहिए इकोनॉमी में. जैसे कि इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. दिस बेसिकली गिव सजेशन. ठीक है. सो नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी एंड पॉजिटिव इज थिंग्स एज दे आर. जैसे इसका एग्जांपल हम ले लिख सकते हैं कि इंडिया शुड not be an overpopulated country. ठीक है. So I hope this basic difference between normative and positive economics is clear to you. Let me conclude this. Positive economics हमें facts बताता है, हमें reality बताता है, and हमें normative economics एक तरह से suggestions देता है on how the economy should be. ठीक है. Then now let us understand the two branches of economics. तो बेसिकली हमारे पास इकोनॉमिक्स की जब भी हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट जो सबसे दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होंगी, टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and second one is macroeconomics. So now let us understand what do we mean by microeconomics and macroeconomics. So first we will understand the concept of microeconomics. So basically when we are talking about microeconomics ना, microeconomics में हम जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, एक सिंगल फर्म की बात कर सकते हैं, सिर्फ एक ही हाउस होल्ड की बात करते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उनके बिहेवियर को स्टडी करता है. तो सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उनके बिहेवियर को जो स्टडी करता है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल कैन बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये कुछ टर्म्स है जो आपको एज वी विल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ आएंगी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली इसका अगर सिंपल टर्म्स में आपको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर को कहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल जाती है. ठीक है. दैट इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज. मतलब सेटिस्फैक्शन का मतलब कि वो इतना सेटिस्फाई हो चुका है कि ना उसको, जैसे लेट्स से इसका एग्जांपल ले सकते हैं वाटर. ठीक है. कि उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी कंज्यूमर को. ठीक है. तो जब उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो उसने 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिए और उसकी जो भी थर्स्ट थी दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. राइट. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो उसको सेटिस्फैक्शन, अब उससे ज्यादा वो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर से ज्यादा नहीं पीना चाहता क्योंकि उसे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो भी उसकी थर्स्ट थी दैट हैज बीन क्वेंच्ड. राइट. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. दूसरा एग्जांपल हम इसके अंडर लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई का. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल बी अंडरस्टैंड, अगला टॉपिक आपका यही होगा डिमांड का. ठीक है. तो डिमांड एंड सप्लाई कैन ऑल्सो कम अंडर microeconomics. Then the third example that we can take is product pricing. Product pricing में क्या होगा कि बेसिकली हम प्रोडक्ट को कैसे प्राइसिंग करते हैं. ठीक है. वो सब. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्राइस थियरी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको एक इंपॉर्टेंट ब्रांच कहा जाता है इकोनॉमिक्स का. तो सबसे पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर,
वो ये है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ना हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे राइट। एंड इन इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना सोशल वेलफेयर जो है, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर, ऑब्वियसली जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है उससे सोशल वेलफेयर इंडिविजुअल का इंक्रीज करता है, सोसाइटी का सोशल वेलफेयर इंक्रीज करता है, एज वेल एज हमारे पास जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, मतलब पूरी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, so when we are talking about capitalist economy, basically what do we mean by that? बस गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत मिनिमम होगी, ठीक है, एंड मेनली जो इंडिविजुअल है इंडिविजुअल ही रिसोर्सेज को एलोकेट वगैरह करके प्रोडक्शन करते हैं, सब सारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सारी जो पावर है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वर्किंग को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज इट एक्सप्लेन्स हाउ इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम। तो हमें जैसे हमने इसके एग्जांपल्स में पढ़ा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इक्विलिब्रियम के बारे में भी, कि कैसे वो इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर आकर वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन फोर्थ इज इट हेल्प गवर्नमेंट टू फॉर्म करेक्ट प्राइसिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट को ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ प्राइस पॉलिसीज भी बनाने में हेल्प करता है। मतलब हम ना आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल अंडरस्टैंड दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोर। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइजेस और मैक्सिमम प्राइजेस जो प्रोड्यूसर्स चार्ज कर सकते हैं उनको सेट करती है। तो वो कितने प्राइजेस उन्हें सेट करने चाहिए या प्राइस के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, ऑल ऑफ दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय एंटरप्रेन्योर्स। ये हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने पास जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर सके, लिमिटेड रिसोर्सेज की वेस्टेज को अवॉइड करने में भी हेल्प करती है, right? So these are the importance of microeconomics. And now let us understand the concept of macroeconomics. जब हम macroeconomics की बात करते हैं ना, इसमें macroeconomics में हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मतलब इसमें हम सिंगल सिंगल पर्सन की बात नहीं करते, हम वो सारी, जैसे कंट्री, पूरी कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं, दैट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स, राइट। सो इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नाउ अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था डिमांड सप्लाई, यहाँ पे हम कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। फर्क क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ना, उसमें हम इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल की जो डिमांड और सप्लाई हो रही है उसकी बात करते हैं इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल। तो हमारे पास टोटल पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड की गई है, मतलब पूरी, जैसे लेट्स से कि पूरी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी डिमांड है उसकी बात करते हैं। सो एग्रीगेट हेयर स्टैंड फॉर टोटल, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल इसका आ जाता है नेशनल इनकम का। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हमारे पास नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारी पूरी इकोनॉमी में सारे इंडिविजुअल्स का मिला के कितनी इनकम है, पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देन वी कैन ऑल्सो, थर्ड एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो टेक इज इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी में प्राइजेस राइज कर जाते हैं, जो जनरल प्राइस लेवल है, हर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दैट ऑल्सो, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में ही आती है इन्फ्लेशन, एक सिंगल इंडिविजुअल सिंगल हाउस होल्ड तो नहीं प्राइस राइज को फेस करेगा ना, सारे के सारे लोग प्राइस राइज को फेस करते हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल, जिसका इस जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इन्फ्लेशन का, कि पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए, तो उससे सिर्फ एक हाउस होल्ड को इम्पैक्ट नहीं होगा या एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं होगा, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन। तो पूरी इकोनॉमी जिसके अंडर आ जाए, दैट इज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को वी ऑल्सो कॉल इट एज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये है कि ये हमें ओवरऑल व्यू देता है ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जैसे कि हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसे हो रहा है, जैसे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। राइट, तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अस विद सम टूल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें टूल्स देगी कि हम ये इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज जो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, उन्हें सॉल्व कैसे करें। राइट, तो इट प्रोवाइड्स, so how does macroeconomics helps us? By providing us tools to solve these growing complexities. ठीक है, देन सेकेंड हमारे पास क्या है कि ये हमें एक बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, which formulates appropriate macroeconomic policies to direct economic towards desirable goals। तो हमारे पास वही सेम पॉइंट कि हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, मतलब पूरा एक गवर्नमेंट को फ्रेमवर्क देती है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव इन रूल्स के अंडर आप एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हो, जिससे हमारे पास जो इकोनॉमी के कुछ डिजायरेबल गोल्स, जैसे कि इन्फ्लेशन इतना रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को 5% पर लेकर आना है, ठीक है, हमारे पास पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, तो वो डिजायरेबल गोल्स को अटेन कैसे किया जाए, वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करने में हमारे पास ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है। देन थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज इट हेल्प टू एनालाइज रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। हमारे पास इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारी इकोनॉमी लेट से कि डिप्रेशन में चली गई। ठीक है, डिप्रेशन में क्या होता है कि डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोग बिल्कुल भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं कर रहे। ठीक है, जिसके कारण जीडीपी बहुत कम हो जाती है, तो वैसी सिचुएशन। तो और भी बहुत सारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, रिसेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। इकोनॉमी इन सारी केसेस में फ्लक्चुएट करती है, स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग ये भी बता सकते हैं, रीजन प्रोवाइड करते हैं कि ये इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, एज वेल एज उनके जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं कि इन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ना जब हम पढ़ेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन
आपको पता होनी चाहिए, उसका अनदर नेम पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू, एंड थर्ड इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू यू। So now, before we end this session, let us now compile everything that we have studied in this lecture through this simple table. First basic difference is the meaning behind them. तो हमने एज वी हैव स्टडीड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे जो टूल्स है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारे टूल्स हैं दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे जो टूल्स हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। उसके बाद दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक अजम्पशन। तो हम जब बेसिक अजम्पशन की बात करते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करते हैं कि हमारे जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन हो गई, नेशनल इनकम हो गई, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है हम अज्यूम करके चलते हैं, हम ऐसे मानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि ये सारी चीजें चेंज नहीं हो रही, ये इकोनॉमी में एक ही लेवल पर बैठी हैं। ठीक है। सो बेसिक assumption माइक्रो इकोनॉमिक की दैट ऑल मैक्रो वेरिएबल्स like national income, employment, etc. are constant। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही। एंड हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या अजम्पशन होती है कि हमारे पास सारे जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर जो भी वेरिएबल्स आते हैं जैसे डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड ऑल दैट, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। So all micro variables like decisions of household, constant। ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कमोडिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिटरमाइन करना। कोई भी गुड है उसका कितना प्राइस सेटअप होना चाहिए, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 तरह के होते हैं, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर, एंड देन वी हैव कैपिटल। ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनके बारे में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनके क्या प्राइजेस होने चाहिए। जैसे लेबर को हम वेजेस देते हैं, तो लेबर को कितनी वेजेस देनी चाहिए। ठीक है। किसी गुड की कितनी प्राइस होना चाहिए, जैसे वीट है, वीट 1 kg ऑफ वीट कितना चार्ज करना चाहिए मार्केट में। सो वो सारे प्राइजेस को डिटरमाइन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एंड हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है कि हमारे पास जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, हमारे पास इकोनॉमी में कितनी इनकम अर्न की जा रही है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इकोनॉमी में कैसे बढ़ाया जा सकता है इस इकोनॉमिक लेवल, इस एम्प्लॉयमेंट लेवल को, इस इनकम लेवल को, वो सारा ऑब्जेक्टिव जो आता है दैट इज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है।
उसके बाद इसका अदर नेम, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव कि ये प्राइजेस डिटरमाइन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कमोडिटी के, दिस इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी. And similarly, because of the objective under macroeconomics, this is known as theory of income and employment. ठीक है, तो क्यों बोला जाता है इन्हें ये नाम से? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एंड एग्जांपल्स हमने एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एटसेट्रा. एंड इसके अंडर हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, inflation. So with this, I will be ending this lecture. In the next lecture, we will be covering up the central problems of an economy. Okay? Thank you so much.